अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी नौजवान लड़की की है जिसकी शादी एक उम्र रसीदा मर्द से होती है। वो जब मुल्क से बाहर जाता है तो वो उसके भतीजे के साथ ही मुआशके में मुब्तला हो जाती है और कैसे फिर उसकी जिंदगी का खात्मा होता है। ये इबरतनाक कहानी आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पर लेटेस्ट अपलोड होने वाली सबक आमूज कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये सबक आमूज कहानी। हम घर के कुल 3 अफराद थे। तीनों ही उन दिनों बहुत परेशान थे। भाई जुनेद और मैंने एक साथ ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उम्रों का फ़र्क तो ज़्यादा ना था, लेकिन अकल में ज़रूर फ़र्क था। वालिद की वफ़ात के बाद जब कोई कमाने वाला ना रहा तो हम दोनों बहन भाई 3 वक्त के खाने में उलझ कर रह गए। मैंने भाई को सलाह दी कि दोनों मिलकर नौकरी ढूंढते हैं, घर का गुजारा तो चल पड़ेगा। भाई रोज़ाना अखबार अपने एक दोस्त की दुकान से ले आता और मैं उसमें नौकरी के लिए खाली आसामियों का कालम बाकायदगी से पढ़ती। एक रोज़ एक इश्तिहार पर नजरें ठहर गई। महकमा तालीम में कुछ आसामियां निकली थीं। मैंने जुनेद से कहा कि भाई, हम दोनों यहाँ दरख्वास्त दे देते हैं, इंटरव्यू के लिए भी इकट्ठे चले चलेंगे। क्या खबर दोनों में से एक को मुलाजमत मिल जाए या कि किस्मत ने साथ दिया तो दोनों ही कामयाब हो जाएंगे। उन दिनों शहर में किराए का मकान था और किराया 3 माह से अदा ना हो पाया तो मालिक मकान ने घर खाली कर देने का नोटिस दे दिया था। ये आखिरी हफ्ता चल रहा था। इसके बाद या तो किराया अदा करना था या सामान उठाकर यहां से कूच कर जाना था। इत्तफाक के हफ्ते के आखिरी दिन पीर के रोज इंटरव्यू था। अब परेशानी बढ़ गई। फैसला यह हुआ कि सुबह इंटरव्यू से पहले अम्मी जान को गांव जाने वाली बस में सवार करा दें, जहां हमारे वालिद का आबाई घर मौजूद था। शाम को हम गांव चले जाएंगे क्योंकि शहर में रहने का और तो कोई ठिकाना नहीं था। इसी प्रोग्राम के तहत हम पीर के रोज बहुत सुबह घर से वालदा समेत निकले। उन्होंने साथ सिर्फ अपने कपड़े का एक बैग लिया था जो भाई ने बस की छत पर रखवा दिया और कंडक्टर को हिदायत कर दी कि वालदा को गांव वाले अड्डे पर उतारे और उनका बैग भी उतारकर उनके हवाले कर देगा। ये जिम्मेदारी अदा करने के बाद हमने रिक्शा लिया और मज़कूरा ऑफिस इंटरव्यू के लिए पहुंच गए। जरा देर बाद इंतजार गाह वाला हाल उम्मीदवारों से भर गया। कुछ देर बाद बारी आ गई कि कमरे से बाहर निकले। कैसा रहा? उसने मुझसे पूछा। अच्छा रहा। और तुम्हारा? मेरा भी अच्छा रहा। लेकिन क्या? मुझे इंटरव्यू लेने वालों के रवैये से लगा कि वो हमको सरसरी ले रहे हैं। उनको हमारी काबिलियत से कोई सरोकार था और न दिलचस्पी। अभी हम बातें कर रहे थे कि सामने वाली इमारत से एक साहब जो उधेड़ उम्र थे आते दिखाई दिए। वो इसी तरफ आ रहे थे जहां हम खड़े बातें कर रहे थे। करीब आए तो सूरत जानी पहचानी लगी। वो भी ठिठक गए और गौर से हमें देखने लगे। फिर मुखातिब हुए, आप लोग असफंदियार के बच्चे तो नहीं? जी हाँ। वालिद मरहूम का नाम सुनकर हम चौंक गए। मैंने जहन पर जोर दिया। याद आ गया, छोटी सी थी कि ये वालिद से मिलने आया करते थे और हम उनको चचा मुनव्वर कहा करते थे। आप मुनव्वर चचा तो नहीं? मैंने यकीन और बेयकीनी के मिले जुले लहजे में पूछा। हाँ, तुम्हारे अब्बा का बचपन का दोस्त हूँ, घर आया करता था। अब वो कैसा है? अरसा से मुलाकात नहीं हो सकी। मैं ट्रेनिंग पर मुल्क से बाहर चला गया था। वापस आया तो दफ्तरी अमूर के झमेलों में उलझ गया। अब्बा का तो पिछले साल इंतकाल हो गया। उफ, वो अफसुर्दा होकर बोले, मुझे कुछ इत्तला ही नहीं। कुछ देर तासुफ में रहे, फिर पूछा, बच्चों तुम लोग यहाँ कैसे आए हो? चचा, आज इंटरव्यू था, मुलाजमत की तलाश है। हम दोनों ने अभी इंटरव्यू दिया है। कैसा हुआ है इंटरव्यू? काफ़ी अच्छा, मगर उम्मीद नहीं लग रही क्योंकि सिफारिश नहीं है। आसामी वाला इश्तिहार है तुम्हारे पास? वो मुझे दिखाओ। यहाँ के हर आदमी से सलाम दुआ है, लेकिन मेरे कहने से तुम दोनों में से एक को ही मुलाजमत मिल सकेगी। 2 की एक साथ सिफारिश नहीं कर सकता कि तुम आपस में बहन भाई हो। चचा ने पूछा, बेटा तुम लोग क्या उसी घर में रहते हो जहां पहले रहते थे? नहीं चचा,
वालिद साहब की वफात के बाद सरकारी मकान छोड़ना पड़ा तो किराए का एक छोटा सा घर ले लिया था। आज वो भी खाली करना है। अरे तुम लोग तो बहुत मुश्किल में हो। अच्छा, अब ऐसा करो कि इस वक्त दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो, आराम कर लो, सुबह जाकर सामान पैक करके भिजवा देना और तकर्रुनामा मिलने तक शहर में रहो। ये मरहला तय करके ही वालदा की तरफ जाना। दिल तो हमारा भी यही चाह रहा था कि आराम कर लें। अम्मा सुबह सवेरे चली गई थीं, जाकर खाना भी खुद पकाना था। कुछ हीलो हुज्जत के बाद हम उनके हमरा चले गए। आज पहली बार उनकी बीवी को देखा। कम उम्र और बहुत खूबसूरत थी। मुनव्वर चचा से यकीनन 15 बरस तो छोटी होंगी। मुझे वो मेरे बराबर लगीं, जबकि चचा अब्बा के बचपन के साथी थे। ये उनकी दूसरी बीवी थी। पहली बीवी का इंतकाल हो गया था। 3 बच्चे छोड़कर फौत हो गईं और ये तीनों छोटे छोटे थे। पहले तो चचा की वालदा ने पाला, उनका भी इंतकाल हो गया तो बच्चों की खातिर एक गरीब घराने से ये बीवी ब्याह लाए। उन्होंने अच्छा ओहदा और मालदार घर देखकर उम्र रसीदा से ब्याह दिया, लेकिन लड़की यहां अभी तक ज़हनी तौर पर एडजस्ट ना हुई थी। आगे से मरहूमा सौतन के 3 बच्चे भी संभालने पड़ गए। उनका मुख्तसर सा अहवाल हमें पहले ही दिन मालूम हो गया। चचा ने हमारा तारुफ तफसील के साथ अपनी बेगम से कराया। उनका नाम जहां आरा बेगम था। अगले दिन नाश्ते के बाद जब हमने जाने के लिए इजाजत तलब की तो चचा मुझको तसल्लियां देने लगे। कहा कि जुनेद की मुलाजमत तो मेरे जिम्मे है, लेकिन तुम घबराना नहीं, तुम्हारी भी कहीं न कहीं नौकरी का बंदोबस्त हो जाएगा। उसी दिन शाम को मैं और भाई दोनों लारी पर सामान रखवाकर खुद भी गांव आ गए। हमें आए 15 दिन हुए थे कि चचा ने कासिद भिजवाया कि तुम लोग जल्द वापस आओ, जुनेद को तकर्री नामा मिलने वाला है और सादिया की मुलाजमत के लिए भी कोशिश में हूं। जब इंटरव्यू होगा तो उसकी मौजूदगी लाजमी होगी। पैगाम मिलते ही हम दोनों बहन भाई शहर रवाना हो गए। जुनेद भाई का तकर्री नामा निकला। उनको मेडिकल के बाद सर्विस ज्वाइन करनी थी। वो सुबह जाते और अपने जरूरी काम करके आ जाते। मैं घर पर चची के साथ होती। मेरी उनसे खूब दोस्ती हो गई। काफी जिंदा दिल और बातूनी खातून थी। अपनाइयत से रखा और बहुत ख्याल करती थी। मैं भी काम में उनका हाथ बटाने की हद्दुल इम्कान कोशिश करती। एक दिन जबकि भाई ने किराए का मकान ढूंढ लिया, चचा मुनव्वर ने बताया कि वो कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। कहने लगे, तुम लोग यहां ही रहो, मैं आ जाऊं तो फिर चले जाना। मेरे पीछे जहां आरा और बच्चे अकेले होंगे। उनका एहसान हम पर था, लिहाजा भाई गांव ना गए। यूं भी नई नौकरी थी, उनको छुट्टी ना मिल सकती थी। मैं अकेली गांव चली गई। वादा किया कि अम्मा के ठीक होते ही जल्द वापस लौट आऊंगी। अभी जुनेद की तनख्वाह भी कम थी। सोचा फिलहाल यहीं रहता है तो अच्छा है। मुनव्वर चचा बैरून मुल्क चले गए। हम जहां आरा के पास थे उनको कोई तकलीफ ना थी। मुझको भी गांव जाना पड़ा, लेकिन चंद दिन के लिए फिर वापस आ जाना था। उन दिनों जहां आरा चची उम्मीद से थीं। चचा के बैरून मुल्क जाने के फौरन बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं पास थी, हमसे उनको बहुत सहारा मिला। चंद दिनों के लिए वालदा भी आ गईं, लेकिन वो एक माह रहकर गांव लौट गईं। अब चची की ये कोशिश होती कि हम उन्हीं के पास रहें और गांव जाने का नाम ना लें। तभी मैं कभी शहर तो कभी गांव अम्मी के पास चली जाती। लेकिन जुनेद भाई को तो मुलाजमत के बाइस यहां ही रहना था। जूं जूं वक्त गुजर रहा था, जहां आरा ये चाहती थी कि जुनेद दफ्तर से सीधा घर आ जाया करे, ताकि उसको हर लम्हा तहफ्फुज का एहसास रहे। चचा 2 साल के लिए गए थे। इन 2 सालों में वो उनकी जुदाई की आदी हो गई। 2 साल बाद चचा आ गए। दोनों ने किराए का घर तलाश कर लिया और हम अम्मी को भी गांव से ले आए, जहां आरा और बच्चों को चचा के सुपुर्द करके हम अपने घर मुंतकिल हो गए। चची हमारे जाने से बहुत उदास थीं। लगता था जैसे कि उनकी दुनिया उलट गई हो। मैंने तसल्ली दी कि चची खुश हो जाएं, आपके जीवन साथी वापस आ गए हैं, हम आपके पास आते जाते रहेंगे। कहने लगीं, ये बात नहीं कि मैं उनके आने से खुश हूं या उदास हूं। बात तो ये है कि अब मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती। चची, आपको दुनिया की हर शय और आराम मुयस्सर है, शौहर की मोहब्बत भी। आप क्यों फिर इतनी सारी नेमतों को ठोकर मारना चाहती हैं? बोली, तुम मुझे चची ना कहो, जहां आरा कहो।
मैं तुम्हारे भाई जुनेद के साथ शादी करके एक खूबसूरत जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। बस अब यही मेरा ख्वाब है। जहां आरा की बात सुनकर मैं लरज़ गई। जहां आरा का इंकिशाफ मेरे लिए किसी क़यामत से कम न था। आखिर आपको हो क्या गया है जहां आरा चाची? एक बच्चे की माँ भी बन चुकी हैं, चचा के 3 बच्चों को पाला है, आपसे वो मासूम प्यार करने लगे हैं। अचानक क्या हो गया है आपको? मुझे मुनव्वर से मोहब्बत नहीं रही। उसका एक ही जवाब था कि इंसान मोहब्बत के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। क्या आप अपने बेटे के बगैर जिंदगी गुजार सकती हैं? मैं बार बार ये हकीकत याद दिलाती तो वो घबराकर अपनी दुनिया में फिर से पलट जाने का अज़म कर लेती। जुनेद भाई ने भी उस औरत की दीवानगी को महसूस कर लिया और उनके घर बावजूद मुनव्वर चचा के इसरार के नहीं जाता था। तब जहां आरा खुद हमारे घर आ जाती, मैंने बहुत समझाया, वो ना समझ सकी। अम्मी के कानों में भी बात पड़ गई। भाई ने दामन छुड़ाने को उसके साथ पहले की तरह बात करना छोड़ दी। मैंने बहुत ऊंच नीच समझाई, वो किसी बात को मानने पर आमादा ना थी। उसका रोज आ जाना हमारे लिए अजियतनाक हो गया। तब एक दिन जान छुड़ाने को मैंने कह दिया, जहां आरा देखो, अगर तुम इतनी ही अपने जज्बे में सच्ची हो तो फिर शौहर से जाकर हर बात साफ साफ कह दो। हमारे चचा को इस तरह धोखा मत दो, वो हमारे मोहसिन हैं। अगर तलाक दे दें तो फिर आ जाना, मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से करवा दूंगी। मैं समझ रही थी कि इस पर वक्ती दौरा पड़ा है, जरा सोचेगी तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। कभी चचा से ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं कर सकती और ना करेगी। एक औरत का अपने शौहर से ऐसी बात कहना एक मुश्किल काम था। यकीन था कि वो कभी शौहर को ये नहीं कह सकती जो मुझसे कहने आ जाती थी। जुनेद भाई ने अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की को पसंद कर लिया। अपनी पसंद से मुझे और अम्मी को आगाह भी कर दिया। जहां आरा इन सारी बातों से बेखबर अपने घर का सुकून तलपट किए रही, शौहर से लड़ती झगड़ती रही और आखिरकार वो तलाक पर मुनव्वर चचा को आमादा करके आ गई। मैं दंग रह गई। जिस बात को एक कभी ना सुलझने वाली गुत्थी जानकर मैंने उसको उलझा दिया था, उसने उस आग के दरिया को भी फलांग लिया। अपना छोटा सा बच्चा भी चचा के पास छोड़ दिया। ये तुमने क्या किया जहां आरा? मैंने माथे पे हाथ मारा। इतने से बच्चे को किस बात की सजा दी है तुमने? जाओ और जाकर उसको ले आओ, तभी तुम खुद चैन से रह पाओगी। एक और उलझाव में डालकर मैं समझी कि वो अकल से काम लेगी और बच्चे की खातिर इस सलाब बला से रुक जाएगी। खुदा जाने उसने क्या किया कि आखिरकार बेटा चचा से ले आने में कामयाब हो गई। अब सारे रास्ते बंद हो गए थे। वो अपनी तमाम कश्तियां जला चुकी थी। वापस लौटकर जाना नामुमकिन था और जुनेद का उसके साथ शादी करना और भी ज्यादा नामुमकिन था। वो अपनी पसंद की लड़की से शादी का फैसला कर चुका था। फिर वो इस सारे खेल में कसूरवार ही कब था? कसूर था तो खुद जहां आरा का, जो अपने बेलगाम जज्बात के हाथों खिलौना बन गई, या फिर मेरा, जिसने उसको उल्टी राह पर लगा दिया। ये समझ कर के इस तरह वो अपना घर उजाड़ने का इरादा तर्क कर देगी। तुमने अदालत से तलाक तो कंफर्म नहीं कराई। किसी को क्या पता कि चचा ने तुमको तलाक दे दी है या तुमने ले ली है। दूसरी शादी के लिए तलाक का सर्टिफिकेट चाहिए होता है और फिर इद्दत की मुद्दत पूरी करना होती है। ऐसे तो तुम यहां हमारे घर नहीं रह सकती और न मैं भाई मजबूर कर सकती हूं, मगर वो मां का कहा नहीं टालता। तुम मेरी अम्मी से कहो कि वो तुमको कबूल कर ले, तभी असल मसला हल होगा। वो बेचारी अपना समूह लेकर चली गई। वालदैन के घर गई, उन्होंने लान तान की और घर रखने से इनकार कर दिया। एक सहेली के पास गई जो चंद दिन रखने पर राजी हुई, क्योंकि शौहर से डरती थी। मैंने उसको अम्मी के पास पहुंचा दिया। उन्होंने उसको समझाया, मेरा बेटा तुमसे कैसे शादी कर सकता है? उसने तो अपने दफ्तर की एक लड़की से निकाह कर लिया है। क्या ये बात किसी ने तुमको नहीं बताई? और तुम अंधाधुंध अपना घर उजाड़ने पर तुल गई। आखिर तुम्हारी अकल कहां गई है? अच्छा, मैं बेवकूफ हूं? हाँ, बेवकूफ ही तो हो। उसने रिसीवर रख दिया। इसके बाद फोन किया और न आई। मैंने शुक्र किया कि जान छूटी। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर मिली कि जहां आरा ने खुदकुशी कर ली है। आज तक पछताती हूं कि मैंने बगैर सोचे समझे ऐसा क्यों रास्ता उसको समझाया कि जिसकी कोई मंजिल ही न थी।
खुद को कभी माफ ना करूंगी, लेकिन गौर करती हूं तो जहां आरा को भी बेकसूर नहीं पाती। कहीं ना कहीं कसूर उसका भी है, क्योंकि मेरे भाई ने कभी उसको इशारा तन भी न जतलाया था कि उससे शादी कर लेगा या कि उसे पसंद करता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि हर जगह लड़का ही लड़की को अपने जाल में फंसाकर शादी ना करने के बहाने ढूंढता है, बल्कि लड़कियां खुद भी अपनी जिंदगी तबाह करती हैं, जैसे जहां आरा ने की। दोस्तों, आपको क्या लगता है, किसकी ज्यादा गलती थी, जुनेद या जुनेद की बहन की जिसने उसको मशवरे दिए, या फिर जहां आरा की जिसने खुद जुनेद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी जिंदगी जहन्नुम बनाई? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मजीद ऐसी सबक आमूज कहानियों के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।